देखिए जी, यूनिट नंबर 5 बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एम डी कैट का। और फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके मुताबिक ये चैप्टर 7 है। थर्मो केमिस्ट्री इसका टाइटल है। वैसे इसका टाइटल जो है वो केमिकल एनर्जेटिक्स भी हो सकता है। जो हमारे एम डी कैट के कंटेंट्स हैं उनमें इसको केमिकल एनर्जेटिक्स जो है वो लिखा गया है। अब केमिकल एनर्जेटिक्स मीन के एनर्जेटिक्स होता है चेंज ऑफ एनर्जी, और केमिकल का लफ्ज़ केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ हुआ है यहाँ। मीन्स व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें किस किस्म की एनर्जी चेंजेस जो है होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। थर्मो केमिस्ट्री कहते हैं जी ये जो एनर्जी चेंजेस हैं ये थर्मल एनर्जी चेंजेस हैं। तो यानी वो रिएक्शन जिनके अंदर थर्मल एनर्जी चेंजेस होती हैं या हीट एनर्जी चेंजेस होती हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम थर्मो केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं इनको हमेशा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हमेशा एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को थर्मोकेमिकल इक्वेशंस जो हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं क्या? द रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस। जैसे इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और दूसरे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से तो ये इनकी डिटेल हमने पढ़नी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिनमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है। ये कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ये आम केमिकल रिएक्शन से पता है कैसे डिफरेंट होता है। इसमें सिर्फ दो चीज़ें जो हैं आम केमिकल इक्वेशन से मुख्तलिफ होती हैं, और वो हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। जैसे ये देखिए, ये कार्बन है, इसको ऑक्सीजन में आपने जलाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। हम क्या करते हैं इसमें, एक तो रिएक्टेंट्स की जो फिजिकल स्टेट है उसको लाजमी मेंशन करते हैं। मसलन ये कार्बन आपको पता है सॉलिड स्टेट में होती है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट में। इस रिएक्शन के एंड पे डेल्टा एच की वैल्यू लाजमी दे रखी होती है, वो है 393.7। ये जी किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू डेल्टा एच की जो कि नेगेटिव में है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जब कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो 393.7 किलो जूल हीट जो है वो रिलीज होती है। तो मतलब ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट को लाजमी मेंशन किया गया हो और उस रिएक्शन के एंड पे डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको दे रखी हो, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक आम केमिकल इक्वेशन से जो डिफरेंट होती है, तो ये 2 सेंस में डिफरेंट होती है। एक तो रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट्स इसमें लाजमी मेंशन की जाती हैं, और दूसरा इसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू है कि मतलब हीट रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, उसका लाजमी इसके अंदर जो है वो मेंशन किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर या यूनिट के अंदर हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारे इसी तरह के होंगे, मीन्स वो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होंगे। तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व थर्मल एनर्जी चेंजेस, हीट एनर्जी चेंजेस। अब वो हीट एनर्जी चेंजेस ये हैं कि या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट किसी रिएक्शन में अब्जॉर्ब होती है। रिलीज होगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और अगर अब्जॉर्ब होगी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, हम उनको थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ही कहते हैं। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को हमेशा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट्स लाजमी मेंशन की जाती हैं, और उस रिएक्शन के एंड के ऊपर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो भी लाजमी बताई जाती है। अब हमारा पहला टॉपिक यही है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में पहली बात ये देखिए, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, तो हीट रिलीज होती है इसमें। जो हीट रिलीज होती है उसको प्रोडक्ट में ऐड करके लिखा जाता है। अब लेट से इसमें रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी थी वो 100 जॉल थी, प्रोडक्ट की रह जाएगी जी 80 जॉल, क्योंकि 20 जॉल हीट जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो है दैट्स ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, या रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। या एक टर्म हम यूज़ करते हैं इंथैल्पी, तो रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी को हम जो है रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी को जनाब हम H1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और प्रोडक्ट्स की जो इंथैल्पी है उसको हम H2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इंथैल्पी बेसिकली जो है उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटल हीट कंटेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। रिएक्टेंट की टोटल हीट जो है उसको हम H1 से, और प्रोडक्ट की जो टोटल हीट है उसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म है डेल्टा H, तो वो निकालने के लिए H2 माइनस H1 होता है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा जी, नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव में क्यों आ रहा है, ज़ाहिर बात है, आपने देखा कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, एंथैल्पी या हीट कंटेंट, ये कम होते हैं, और रिएक्टेंट की एंथैल्पी H1 ज़्यादा है। अब स्मॉल वैल्यू से जब लार्जर वैल्यू आप निकालते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव में ही आता है। तो दूसरा, इसमें अगर हम ये एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, ये अगर हम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस पे होता है जी RC, और वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ RC जो है दैट स्टैंड्स फॉर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पाथ ऑफ रिएक्शन, कोर्स ऑफ रिएक्शन, पाथ ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आपको पता है जी, ये इस तरह से इसका जो पाथ है वो बनने जा रही है। रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वाली जो पीक है इस पे होता है जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। अब रिएक्टेंट्स को ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, इसको हम बोलते हैं जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, इसका ये जो डिफरेंस आएगा, इसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें, अगर रिएक्शन को आप फॉरवर्ड चलाना चाहते हैं, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है उसको हम EF से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है जी EB। तो EB है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, और ये EB स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ है वो ये बनेगी। मतलब अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको मैं EF से लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो EF की वैल्यू है वो कम है, और EB जो है वो ज़्यादा है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। याद रखें, ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है ना जी, ये रेट ऑफ रिएक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, मतलब रिएक्शन फास्ट चलेगा। अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम है,
यानी EF की वैल्यू कम है। और बैकवर्ड यानी प्रोडक्ट से आपने रिएक्टेंट अगर आना हो, बैकवर्ड रिएक्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बैकवर्ड की ज़्यादा है, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन स्लो चलेगा, और फॉरवर्ड की जो है वो कम होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसलिए वो फास्ट चलेगा। तो ये भी कुछ बातें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बेसिक्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की निशानी ये है, ज़रूरी नहीं कि आखिर में, हर रिएक्शन के आखिर में डेल्टा H दिया हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से आप पहचाने में, नेगेटिव साइन है तो एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव साइन है तो एंडोथर्मिक है। इसके अलावा मतलब अगर ये रिएक्शन कुछ यूँ लिखा हो, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और साथ हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे ऐड करके लिखी हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल है, उसको मैं ऑक्सीजन में जला रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसके साथ अगर ये लिखा हुआ है 891 किलो जॉल पर मोल। अब ये जो हीट है 891 किलो जॉल पर मोल, प्लस साइन की वजह से लोग शायद ये समझते हैं ये अब्जॉर्ब हो रही है। नो, जो अब्जॉर्ब हो रही होती है वो रिएक्टेंट में ऐड करके लिखी जाती है। लेट से ये नाइट्रोजन गैस है और ये जी ऑक्सीजन गैस है, इनमें मैं लिखता हूँ जी 180 किलो जॉल पर मोल। इतनी हीट आप देंगे फिर जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के 2 मोल बनते हैं। ये भी गैस है, ये भी दोनों गैसेस हैं। इधर भी ये भी गैस है, ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन वाटर लिक्विड होता है। तो ये 2 थर्मोकेमिकल रिएक्शंस लिखे हैं। मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की निशानी ये होती है कि उसमें जो हीट रिलीज होती है उसको प्रोडक्ट में ऐड करके लिखा जाता है। यानी ये जो प्रोडक्ट वाली साइड पे जो हीट की वैल्यू, जो भी डिजिट दे रखा होता है 300, 400, 800 किलो जॉल पर मोल, ये प्रोडक्ट में प्लस करके लिखी जाती है, प्रोडक्ट में ऐड करके लिखी जाती है। तो इसका मतलब होता है कि ये इतनी हीट रिलीज हो रही है। जो इधर रिएक्टेंट वाली साइड में ऐड करके लिखी जाती है ये वो हीट होती है जो अब्जॉर्ब हो रही होती है। मतलब इन रिएक्शन में आपको इनकी डेल्टा H वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हो रही है वो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर तो वो प्रोडक्ट में ऐड करके लिखी हुई है तो वो इसका मतलब है रिलीज हो रही है, और अगर रिएक्टेंट में ऐड करके लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो अब्जॉर्ब हो रही है। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस की निशानी एक मैंने बता दी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कुछ मज़ीद बातें, क्योंकि एक्सोथर्मिक के लिए तो मैंने बता दी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा ये होता है, ये इसके लिए भी मैं वही पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा, इधर पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें सिचुएशन ये, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, यहाँ प्रोडक्ट की ज़्यादा है। ये हमारा यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसमें अगर आप देखिए यहाँ से रिएक्टेंट से ये काम शुरू हो रहा है, तो ये तो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, बैकवर्ड अगर हमने चलाना हुआ ये रिएक्शन तो ये बनेगी जी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो चलेगा और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। बाकी ये है कि इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये रिएक्टेंट है, फ़र्ज़ किया इनकी एनर्जी 100 किलो जूल है, तो इनको हमने 50 किलो जूल हीट जो है वो प्रोवाइड की, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कितनी बन जाएगी, 150 किलो जूल हीट बन जाएगी। तो यहाँ से तो ये लगता है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। या एनर्जी की बजाय हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इंथॉल्पी, यानी रिएक्टेंट की H1 होती है इंथॉल्पी, और प्रोडक्ट की जो इंथॉल्पी है वो H2 होती है। यहाँ हम डेल्टा H की वैल्यू निकालेंगे जो कि H2 - H1 होता है,
ये वैल्यू बेटा जो है वो पॉजिटिव आने वाली है। ये पॉजिटिव क्यों आई जी? क्योंकि प्रोडक्ट की जो इंथॉल्पी है ना H2 ये ज़्यादा है 150, और रिएक्टेंट की इंथॉल्पी H1 जो है वो कम है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के हवाले से कुछ बेसिक बातें थी। फिर इसके बाद आता है जी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो बॉन्ड ब्रेकेज है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा कोई भी रिएक्शन कंप्लीट ही उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड तोड़े जाते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनते हैं। तो रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए यानी बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है उसको, इसलिए हम कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज जो है दैट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। और प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी जब भी कोई रिएक्शन होता है तो होता क्या है, रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड तोड़े जाते हैं, उसके लिए एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और प्रोडक्ट में जो न्यू बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन होती है, उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो इस हवाले से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स से जी आप ये देखिए, आपके पास नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस आपस में मिलके अमोनिया गैस के दो मालिक्यूल जो है वो बन रहे हैं। अगर हम गौर करें तो हम यहाँ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखिए अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में, ये तो आपको पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ चूंकि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं इसलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, यहाँ उनकी तादाद 6 होगी। अब लेट्स से इस बॉन्ड की एनर्जी को हम E1 से, और इस बॉन्ड की एनर्जी को हम E2 से, और इस बॉन्ड की एनर्जी को हम E3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल इस रिएक्शन की जो इंथॉल्पी चेंज है वो फिर क्या होगी, इस रिएक्शन की इंथॉल्पी चेंज ये होगी जनाब, E1 + 3E2 - 6E3। सिंपल सी बात है कि ये रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन बॉन्ड जिसकी एनर्जी को मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी को E2 से, और नाइट्रोजन बॉन्ड की एनर्जी को मैंने E3 से रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला बॉन्ड एक टूट रहा है, ये वाले 3 बॉन्ड टूट रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेकेज जो रिएक्टेंट में होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी अब्जॉर्ब होती है, जबकि प्रोडक्ट में ये जो 6 नाइट्रोजन बॉन्ड इनकी फॉर्मेशन होगी, इसलिए ये साइन नेगेटिव आ गया। बाकी अगर आपको इनकी वैल्यूज़ भी दे देते हैं तो वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे। नाइट्रोजन बॉन्ड की एनर्जी अगर आपको दे रखी है हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, तो वो आप यहाँ पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड तोड़े जाते हैं, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज जो है दैट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। और प्रोडक्ट में जब न्यू बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन दैट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होती है, उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनका जानना आपको ज़रूरी है। वैसे हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहाँ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है?
थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। देखें, थर्म और डायनामिक्स दो लफ्ज़ हैं। थर्म का मतलब हीट है, डायनामिक्स का मतलब मोशन में कोई चीज़ हो। तो हीट मोशन में है, इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, उनके अंदर चेंज हो रही है। यानी इफ़ इन द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस इनटू द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स एक अलग से जो है वो साइंस की ब्रांच है। ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं है, बाकी जगहों पे भी हम इसको पढ़ते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो तो प्योरली केमिकल रिएक्शंस को डील करती है, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट एनर्जी में रिलीज या अब्जॉर्ब होती है तो वो आते हैं। थर्मोडायनामिक्स के बेसिकली तो 4 लॉ है। 0th लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तक जाते हैं। तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड येट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि ये जो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस, ये जो वर्क होता है ना जी, ये पी डेल्टा वी है। इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो ये पी डेल्टा वी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये उसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको मतलब ये है, इसका मतलब ये डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। ये क्यू जो है वो हीट सप्लाई या रिलीज जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस वर्क डन जो है वो आ जाएगा। तो इनका सम जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप इसको कह सकते हैं। इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है इसको अगर आपने समझना है, वैसे तो वर्क क्या होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स जो है वो यहाँ प्रेशर की फॉर्म में होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वॉल्यूम चेंज। तो इस तरह ये पी डेल्टा वी जो है ये बेसिकली वर्क ही होता है। मसलन आप ये देखिए कि आप कोई गैस जो है वो प्रिपेयर करते हैं, लेट से ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो इससे हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसको जो है वो मैंने एक ट्यूब में यहाँ से हासिल किया। आगे ये गैस का कोई सिलेंडर है, इसका पिस्टन पहले यहाँ था। ये जो गैस आ रही है ये आके पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली प्रेशर है जो गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे लगा रहे हैं। पहले इसका जो वॉल्यूम था वो ये था, इसको मैं V1 कह देता हूँ। लेकिन जब ये फोर्स या प्रेशर लगेगा, हो सकता है पिस्टन थोड़ा आगे मूव कर जाए, यहाँ आ जाए। अब यहाँ आ गया तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया जी, चेंज हो गया V2। तो यहाँ से हम डेल्टा V जो है वो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा V वॉल्यूम में जो चेंज है वो किस वजह से आई है, जब ये फोर्स यानी प्रेशर की सूरत में गैस मॉलिक्यूल ने लगाया। ये है जी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब ये जो वर्क है ये ज़ाहिरी बात है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कन्वेंशनली यहाँ हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव वर्क उस वक्त लेते हैं व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग जब सिस्टम पे काम करती है तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क लेते हैं। और जब सिस्टम खुद सराउंडिंग पे काम करता है तो उसको हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं। फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट वर्क का कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये कन्वेंशन जो हैं ये थोड़ी अपोजिट देखने को मिलेंगी आपको। लेकिन वहाँ तो पता नहीं उन्होंने क्या लॉजिक यूज़ किया है, लेकिन हमारे पास लॉजिक ये है व्हेन सिस्टम डू वर्क या परफॉर्म वर्क ऑन द सराउंडिंग, तो वो ये नहीं है कि कोई वो हीट वगैरह बाहर से अब्जॉर्ब करता है। द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी सिस्टम जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करते हुए सराउंडिंग पे क्या करता है, वर्क करता है। तो ड्यू टू दैट रीज़न सराउंडिंग पे वर्क हो गया, तो सिस्टम ने चूँकि अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, कंज्यूम किया और वर्क किया, एज अ रिज़ल्ट सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है।
तो जब एनर्जी डिक्रीज हो रही हो, हीट कंटेंट्स डिक्रीज हो रहे हो, तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज रीजन व्हाई वर्क इज शोन विद नेगेटिव साइन व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. तो ये वर्क का भी बेटा पता चल गया. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी. यहाँ वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब फिर क्या होगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. अगर आपको कहा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखिए व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, फिर ये पॉजिटिव नहीं होगा जी. फिर जो है ये डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, फिर ये हो जाएगा. ये है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. और ये जो पॉजिटिव वर्क है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ये जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसमें थोड़ा सा हम अब इंटरनल एनर्जी, कुछ टर्म्स हैं. इंटरनल एनर्जी और उसके बाद इंथैल्पी, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस भी हमें आना चाहिए. ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं बेटा. इनका नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा, आप जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल ई से और इंथैल्पी को कैपिटल एच से. बाकी हीट और वर्क का जो है वो डिफरेंस जो है वो हमने स्टडी करना. तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है जी? बेसिकली इट्स सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ द एनर्जीज. उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई. जहाँ तक काइनेटिक एनर्जी की बात है, आपको पता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल. तो काइनेटिक एनर्जी में तो ये सारी आ जाती हैं. पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? दिस इज द एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स. बॉन्ड्स में जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. अब अगर तो किसी चीज़ के अंदर बॉन्ड, भले वो फिजिकल है, केमिकल है, मीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी. अगर वो वीक हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लो होगी. काइनेटिक एनर्जी की बात है तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और ये ट्रांसलेशनल, तीनों टाइप की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो यहाँ आ जाती हैं. तो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ द एनर्जीज प्रेजेंट विद इन द सिस्टम. तो या कह सकते हैं सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. जहाँ तक इन एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो ये जो वाइब्रेशनल है, ये जो जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, लेट से H2 है, O2 है, Cl2 है, तो इनके अंदर ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पाई जाती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करते हैं इस तरह से. तो जो मानो एटॉमिक हैं, जैसे ये ट्रांसलेशनल में आ जाते हैं. देखिए ये है रोटेशनल. इनका कोई एक एक्सेस होता है, उसके गिर्द ये रोटेट करते हैं. और ये जो मानो एटॉमिक हैं, जैसे ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन वगैरह, मोनोटॉमिक गैसेस हैं, ये इनमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है.
इसमें आपके पास पॉली एटॉमिक मतलब CH4 है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के मॉलिक्यूल आते हैं। मतलब सुनिए, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे नोबल गैसेस हैं, इनके जो गैसेस हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो इनमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पाई जाती है। और जो वाइब्रेशनल हैं उनके अंदर जो डाईएटॉमिक हैं इनके अंदर वाइब्रेशनल के साथ साथ देखिए, ट्रांसलेशनल जो वो तो कॉमन है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है चीज़ का फ्लो करना। गैसेस हो या लिक्विड्स हो, ये फ्लो तो करते हैं। फ्लोडिटी इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, फ्लोडिटी। तो फ्लोडिटी इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो तो भले मोनोटॉमिक गैस हो, डाईएटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, उन सारों में ट्रांसलेशनल तो होती है। हाँ, जहाँ तक मोनोटॉमिक की बात है, ये तो होती सिर्फ ट्रांसलेशनल, ये शो करता है। डाईएटॉमिक वाले ट्रांसलेशनल के साथ साथ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब बॉन्ड आ जाता है, अब दो एटम के दरमियान तो बॉन्ड होता है, बॉन्ड को आप यूँ समझ लीजिए जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग जिस तरह ये वाइब्रेट कर सकता है, इसलिए डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, ये दो काइनेटिक एनर्जीज जो हैं वो पाई जाती हैं। जहाँ तक पॉलीएटॉमिक गैसेस की बात है, तो रोटेशनल तो आपको नज़र आ ही रही है। दूसरा, इनमें भी तो ज़ाहिर बात है, ये जो बॉन्ड्स हैं इनको आप क्या समझिए थी, ये स्प्रिंग समझे, तो ये यहाँ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। प्लस गैसेस तो ये भी फ्लो करती हैं, पॉलीएटॉमिक गैसेस जो हैं ये भी फ्लो करती हैं, तो फ्लो करने की जो इनकी सलाहियत है वो मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ये तो था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। आगे हम इंथॉल्पी के बारे में पढ़ते हैं। ये जी टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ ए सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंथॉल्पी, H। तो इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखेंगे तो ये इसका फार्मूला बनता है, यानी इंथॉल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। इंथॉल्पी एक स्टेट फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू इंथॉल्पी की मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, डेल्टा H यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फंक्शन हम इसको मेजर कर सकते हैं। यानी डेल्टा लिया तो यहाँ भी डेल्टा ही आ जाएगा और ये भी डेल्टा V बन जाता है। तो ये इंथॉल्पी की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इंथॉल्पी की जो डिपेंडेंस होती है वो किस चीज़ पे है? बेसिकली दो चीज़ें हैं जी, एक तो फिजिकल स्टेट्स हैं, टेम्परेचर है और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है। बेसिकली तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ही हैं। अगर किसी गैस में या किसी भी चीज़ में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बड़ी मजबूत हैं तो उसकी इंथॉल्पी बड़ी हाई होती है। टेम्परेचर का भी इंथॉल्पी से डायरेक्ट रिलेशन है। देखें, अब आपके पास स्टीम है और बॉइलिंग वाटर है, लिक्विड वाटर है, तो वो जो बॉइलिंग वाटर होता है, आपने ये टर्म पढ़ी भी होगी कि वाई स्टीम कॉजेस मोर सवियर बर्न एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। उसकी वजह यह, स्टीम ने तो 100 से ऊपर ऊपर ही बढ़ना है। जो बॉइलिंग वाटर है, जो बॉयल हो रहा है, मतलब बिलो 100 जैसे 90-80 पे है, तो उसका टेम्परेचर कम है, तो इसलिए उसकी इंथॉल्पी कम होती है, यानी उसके अंदर हीट कंटेंट्स थोड़े होते हैं। लेकिन स्टीम के हीट कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है स्टीम कॉजेस मोर सवियर बर्न एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। देखना, कोई सब्ज़ी है या गोश्त है, अगर आप बॉइलिंग वाटर में उसको वाटर में बॉयल करते हैं तो उसकी जो कुकिंग क्वालिटी है वो कुछ और होती है। लेकिन अगर आप स्टीम में पकाते हैं चीज़ों को, तो आपने देखा होगा लोग प्रेफर करते हैं स्टीम कुकिंग को। तो स्टीम कुकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट कुकिंग होती है, क्योंकि स्टीम के अंदर हीट कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक फिज़िकल स्टेट्स की बात है, तो फिज़िकल स्टेट्स पे भी बिल्कुल इंथॉल्पी जो है वो डिपेंड करती है। ये कहा जाता है कि इंथॉल्पी ऑफ गैसेस जो है दैट्स हायर देन इंथॉल्पी ऑफ लिक्विड्स, एंड इंथॉल्पी ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन इंथॉल्पी ऑफ सॉलिड्स। तो ये फिजिकल स्टेट्स भी आप कह सकते हैं। वही बात, अगर वाटर गैसियस स्टेट में है यानी स्टीम है तो उसकी इंथॉल्पी ज़्यादा है, और अगर वही वाटर लिक्विड स्टेट में है तो उसकी इंथॉल्पी कम होती है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंथॉल्पी हेयर। दूसरा, ये हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है? Heat is a form of energy that flows from hot body to cold body.
तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के दरमियान जो एनर्जी फ्लो करती है उसको हम हीट कहते हैं। वेयरएज टेम्परेचर क्या है, दैट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है तो उसको आप उसके टेम्परेचर से बता सकते हैं, किस हद तक गर्म है किस हद तक ठंडी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस वो हम टेम्परेचर से बताते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के हवाले से अगर बात की जाए तो हीट जो होती है ना, दैट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम। जबकि टेम्परेचर जो है दैट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। कोई भी जो सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर होती है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम हीट कहते हैं। बाकी हीट जो है ये पाथ फंक्शन है, जबकि टेम्परेचर जो है दैट्स अ स्टेट फंक्शन। हीट को मेजर करने के लिए जाउल, किलो जाउल या कैलोरीज ये यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। और टेम्परेचर को आपको पता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन वगैरह में मेजर किया जाता है। तो ये हीट और टेम्परेचर में कुछ मोटे मोटे जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने बता दिए। तो नेक्स्ट हम कल जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंथैल्पी की डिफरेंट टाइप्स और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है।